हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं जिसका नाम था नैदानिक पोषण और आहार की। अब हम लेसन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है जन पोषण और स्वास्थ्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अधिगम उद्देश्य पढ़ने होंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी इस चैप्टर को सीखने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं, सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है जन पोषण के महत्व को समझ सकेंगे, अर्थात कि जन पोषण किसे कहते हैं। जन यानी लोग और लोगों से बना समुदाय, यानी कि समुदाय का पोषण जो है वो किस लिए आवश्यक है, उसकी क्या महत्ता है। क्योंकि जब तक हमारा समाज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः हमारे समाज का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है जन स्वास्थ्य के महत्व की पोषण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब जो समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं? पोषण संबंधी समस्याएं हैं। हमें उनका ज्ञान होना चाहिए कि समाज में कौन कौन सी पोषण को लेकर समस्याएं आ रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट है उन कारकों को समझ सकेंगे जो पोषण समस्याओं से संबंधित है। अब पोषण समस्याएं समाज में कौन सी है? भारत के लिए सबसे बड़ी पोषण समस्या कुपोषण की समस्या है। तो अब कुपोषण को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है पोषण समस्याओं के समाधान हेतु कार्य नीतियों का वर्णन कर सकेंगे, अर्थात कि जो पोषण समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार हो रहा है और उसको समाधान कर उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है, कार्य नीतियां बनाई जा रही है। क्योंकि प्रॉब्लम तो है, अब उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना के आधार पर ही हमें कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, एक जन समूह की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए योजना का होना अति आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात कि इसमें ये पढ़ा जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जन स्वास्थ्य के लिए, पूरे समुदाय के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सरकार के कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें क्या क्या कार्य संपन्न किए जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता के ऊपर। ये सारा अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने फर्स्ट चैप्टर को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझा था उसी प्रकार हम इस चैप्टर को भी इसी तरीके से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य किसे कहते हैं और इसके लक्ष्य को परिभाषित कीजिए। जन स्वास्थ्य की संकल्पना है कि सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। नाम से ही पता चल रहा है जन स्वास्थ्य, अर्थात कि हमें पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की बात करनी है कि सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और वो आगे तंदुरुस्ती के साथ आगे बढ़ सके और हमारे समाज को, हमारे देश को प्रगति के ऊपर लेके जाए। इसे ही हम जन स्वास्थ्य कहते हैं। जन स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है? जन स्वास्थ्य का लक्ष्य है कि जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। इस लाइन का अर्थ है कि जो जनता है उनके सामने कुपोषण की समस्या नहीं आनी चाहिए, अर्थात कि उन्हें पूरा पोषण मिलना चाहिए, शरीर को सभी पोषक तत्व मिलने चाहिए, सभी आवश्यक तत्व मिलने चाहिए जिससे कि शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके और उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वो बीमार ना पड़े। क्योंकि स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की यही परिभाषा है कि किसी बीमारी का ना होना स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज जन स्वास्थ्य पोषण के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
और ये प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि कुपोषण किसे कहते हैं, वह कुपोषण के प्रभाव के कारण जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और इसमें थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास कुपोषण के कारण प्रभावित होते हैं। उपरोक्त कथन को सिद्ध कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको याद होगा कि ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जन स्वास्थ्य के महत्व को जान सकेंगे। तो यहाँ पे हम जन स्वास्थ्य के स्वास्थ्य पोषण के महत्व को किस प्रकार जान सकेंगे, वो इस प्रकार है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। कुपोषण अगर सरल भाषा में कहें तो कुपोषण क्या है? कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा पोषण होना। सबसे पहले हम कुपोषण की परिभाषा को समझते हैं। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। अर्थात कि जो छोटे बच्चे हैं, 5 इयर्स तक के बच्चे हैं, उनको पूरा संतुलित आहार ही नहीं मिल पाता है, जो कि उनकी वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है, जिसके कारण कि यह संतुलित आहार ना मिलने के कारण उनका वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है, और हम कह सकते हैं कि उनकी वृद्धि और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसके कारण पड़ता है? कुपोषण के कारण पड़ता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरीके की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण प्राय संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। अर्थात कि इससे 2 वर्ग हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक तो 0 to 5 इयर्स के बच्चे, और एक जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रही है। और कुपोषण के कारण बच्चों का वृद्धि और विकास भी नहीं हो पाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे कम जन्म भार वाले होते हैं। अर्थात जन्म के समय उनका भार 2.5 किलो से कम होता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जन्म के समय बच्चों का भार 2.5 kg होता है, पर कुपोषण के कारण जो बच्चे जन्म रहे हैं उनका भार 2.5 से भी कम होता है। इसका अर्थ है कि जो महिलाएं हैं उनको उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कि जो बच्चे का वृद्धि और विकास 9 महीने तक होना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें संतुलित आहार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि जन्म के दौरान ही उनका भार 2.5 kg से कम होता है। यह शिशु इस अक्षमता के साथ जीवन प्रारंभ करते हैं, जो उनकी विकासशील अवस्था में निरंतर कष्ट देता रहता है और उनकी प्रौढ़ अवस्था में भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसा कि अब बच्चे का अगर शुरुआत में ही उसका वृद्धि और विकास सही नहीं हुआ, तो आगे तक उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और बच्चे का जितना विकास होना चाहिए हर क्षेत्र के अंदर वो नहीं हो पाता है, और बहुत सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, जिसके उनके वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके पूरे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जितने सुचारू रूप से कार्य कर सकता है, एक अस्वस्थ व्यक्ति उतने सुचारू रूप से अपनी जिंदगी में सभी कार्य नहीं कर सकता है। तो कुपोषण का प्रभाव पूरी जिंदगी भर उन लोगों के साथ चलता रहता है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों में वृद्धि मंदन व्यापक रूप से पाया जाता है, और लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं। भारत की अगर स्थिति देखें तो सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। समाज में 3 समूह बनाए गए हैं, अधिक आय वाले, मध्यम आय वाले और कम आय वाले। अगर इन समूहों के कारण अंतर रहेगा, आर्थिक स्थिति में अंतर रहेगा, समाज के दृष्टिकोण में अंतर रहेगा, तो बच्चों को सुचारू रूप से पोषण नहीं मिल पाएगा, और जो बच्चे विद्यालय पूर्व वाले जो बच्चे हैं, यानी कि 2.5 साल से पहले के जो बच्चे हैं, उनके अंदर अल्प पोषण होता है, जिससे कि उनका वृद्धि और विकास रुक जाता है, उनको संतुलित आहार ही नहीं मिल पाता, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है,
बच्चों और प्रौढ़ों की बड़ी संख्या गंभीरता के विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित है। सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। वृहद पोषक तत्व भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, रेशे, ये सब कुछ होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के विकास के लिए और वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है: लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12। अगर ये सारे पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उनके शरीर में वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है और उनकी प्रौढ़ावस्था तक बीमारियां उन्हें घेरे रहती है। यदि इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह केवल शारीरिक वृद्धि पर ही प्रभाव नहीं डालती, बल्कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा ना, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो पाता, क्योंकि इन तीनों का आपस में संबंध है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। शरीर में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मस्तिष्क में और मन में हर समय एक विचार रहता है कि हम शारीरिक रूप से फिट नहीं है, और इसके कारण हम समाज के उन लोगों के साथ बैठने उठने में प्रॉब्लम होने लगती है। व्यक्ति उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है और वो एक अलग से रहना प्रारंभ कर लेता है, और इसके कारण वह थोड़ा बहुत तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का हमारे समाज के अंदर स्वस्थ होना अति आवश्यक है। उसे सभी संतुलित आहार मिलने बहुत आवश्यक है। अगर संतुलित आहार शरीर में जाएगा तभी उनका वृद्धि और विकास संभव हो पाता है। तो यहाँ पे हम अपने आंसर को क्वेश्चन से वापस से संबंधित करते हैं कि यह सभी प्रभाव मिलकर जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अर्थात कि अगर हमारे देश के अंदर व्यक्तियों का समुचित स्वास्थ्य का विकास नहीं हो पाएगा तो वो देश की उन्नति में इतना सहयोग नहीं कर पाएंगे। देश के अंदर उनका जो सहयोग है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा और गुणवत्ता में कमी आएगी। यदि हम कुपोषण का समाधान कर लेते हैं तो हम भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकते हैं और भारत देश को शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। पूरा समाज मिलकर जब आगे आएगा तो भारत देश की को शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई सी भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए तो भी सभी मिलके हम उसका समाधान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कोविड-19 का अपना प्रभाव है, पर आप देखेंगे कि उसके अंदर डॉक्टर्स की अपनी भूमिका है, सरकार का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, पुलिस का अपना सहयोग है, टीचर्स का अपना सहयोग है, और जो संपूर्ण जनता है उन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा है, वो सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तभी इस बीमारी के साथ इस बीमारी को दूर करना संभव हो पाएगा। अतः समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और इसमें प्रश्न बन सकता है, भारत में अल्प पोषण व अति पोषण दोनों का प्रभाव है, जिसका प्रभाव भारत के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। उपरोक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कुपोषण के बारे में पढ़ा। कुपोषण यानी कि बुरा पोषण, अर्थात कि व्यक्ति को पोषण नहीं मिल पा रहा है। अल्प पोषण क्या होगा? अल्प का अर्थ होता है कम होना और अति का अर्थ होता है ज्यादा होना। यानी पोषण जो है वो संतुलित अवस्था में नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है पर डे की उतनी नहीं मिल पा रही है, या तो उसमें कमी हो रही है या वो अधिक हो रहा है। कमी के अपने प्रभाव हैं और अधिकता के भी अपने प्रभाव हैं। तो दोनों ही प्रभाव जनता पे पड़ रहे हैं, जिसके कारण की जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसे हम समझेंगे इस प्रकार। वर्तमान समय में अल्प पोषण और अति पोषण की समस्या भारत में बढ़ रही है। जीवन शैली के संदर्भ में लोगों ने अपनी आहार्य पद्धतियों और जीवन शैली में बदलाव कर लिया है। ये बदलाव कैसे किया है? वो इस प्रकार है। अब लोग कम श्रम करने वाले हो गए हैं
अर्थात कम श्रम करने वाले हो गए। अब लोग चाहते हैं कि हमारा सारा काम घर बैठे ही हो जाए। लोगों की कार्य क्षमता कम हो गई है। अर्थात जैसे कि अब फोन है, फोन के कारण हमारे बहुत सारे काम, हम शॉपिंग घर में ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो जाती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि ऑनलाइन हो जाते हैं। तो व्यक्तियों की कार्य क्षमता में कमी आई है। यातायात के साधनों पर निर्भर हो गए हैं, कम पैदल चलते हैं तथा घर के बाहर की ओर शारीरिक गतिविधियां कम करने लगे हैं। अब हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे पास यातायात के पूर्ण साधन हो और हमें पैदल ना चलना पड़े, जिसके कारण कि फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने के कारण शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट है, बड़े बड़े शहरों में बच्चे तक भी बाहर मैदान में बहुत अधिक नहीं खेल सकते हैं, खेलते। साथ ही आहार पद्धतियां भोजन के अति सेवन से कम स्वास्थ्यवर्धक हो गई है। जगह, पॉपुलेशन के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जगह की कमी हो गई है। अब बच्चों को बाहर खेलने का ही स्थान बहुत कम मिल पाता है। खेलने के कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है और आहार पद्धतियों में भी परिवर्तन आ गया है। और जो भी भोजन लिया जा रहा है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, जिसके कारण कि बच्चों के शरीर के पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उनका वृद्धि और विकास कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके अतिरिक्त खाद्य विकल्प कम स्वास्थ्यवर्धक हो गए हैं। अर्थात कि जो खाना बच्चे खा रहे हैं वो कम स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि बच्चों को आजकल क्या पसंद है, उनको बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज पसंद है। और यहाँ तक कि भारतीय मिठाइयाँ और समोसा जिसके अंदर की ऊर्जा, शक्कर, वसा, नमक आदि की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पोषक पदार्थों की कमी होती है तथा रेशों की कमी होती है। तो ये सारे भोज्य पदार्थ आज की जिंदगी के अंदर तेजी से आहार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही साबुत अनाज, दालें, सब्जियां, फलों का सेवन कम हो गया है। इन सब के कारण वृद्धि, अति भार और मोटापा होता है और अन्य रोगों के साथ साथ उच्च रक्तचाप रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया जैसे रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यह अपना कुप्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं डालते, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं और वित्तीय बोझ भी बढ़ाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। अर्थात इस लाइन का क्या अर्थ है कि जो समुदाय है, अगर वो इस प्रकार का भोजन ले रहा है, संसाधित खाद्य पदार्थ खा रहा है, तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिसके कारण कि जो संयोग हमें अपने देश को देना है वो नहीं दे पा रहे हैं और उसकी जगह हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिसके कारण कि वैसे ही भारत में कुपोषण तो अपना प्रभाव कर ही रहा है, उसके साथ बच्चों का वृद्धि और विकास भी पूर्ण प्रकार से नहीं हो रहा है। तो हमारे देश की जो गुणवत्ता है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है और बीमारियों के कारण, व्यक्तियों के स्वस्थ ना होने के कारण, समुदाय के स्वस्थ ना होने के कारण देश के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। अर्थात यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, परिभाषित कीजिए। इसका आंसर इस प्रकार है, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधी रोगों और समस्याओं के समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों के इन पोषक संबंधी रोगों और समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात कि ये इस परिभाषा में ये बताया गया है कि जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें हम समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कि समुदाय के सभी लोग रोगों से मुक्त हो सकें और पोषण संबंधी जो रोग हो रहे हैं उनको, और उसके कारण कौन सी समस्याएं आ रही है, उनका समाधान हो सके। कुपोषण के कारण बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसमें मरासमस और क्वांगशियोकर रोग मुख्य हैं। इन रोगों के कारण बच्चों के अंदर मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और उनका वृद्धि और विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है और हो भी नहीं रहा है। इसके कारण सरकार बहुत सारी नीतियां बना रही है कि जो हमारा सबसे आवश्यक ग्रुप है, बच्चे और महिलाएं, उनको सभी पोषण पहुंच सके।
इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, इन कार्यक्रम के जरिए लोगों के पोषण संबंधी रोगों और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और यह जो कार्यक्रम है वो शहरों के बाद वो गांवों में छोटी सी छोटी जगहों पर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग के पास संतुलित आहार पहुंच सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ इन समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अतः ये जो जन स्वास्थ्य पोषण का जो क्षेत्र है वह बहुविषयक प्रकृति का है। यहाँ पे बहुत सारे विषय हैं जिनको एक साथ लेके काम किया जा रहा है, और जीवन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की बुनियाद पट्टिका है। लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, जानकारी प्रदान की जा रही है कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार के ना लेने के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, इन बीमारियों के कारण शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और अगर समुदाय पूरा इन बीमारियों से ग्रसित होएगा तो हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पूरी एक चेन है जिसे समझ पाना और इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पोषण के अन्य क्षेत्रों जैसे नैदानिक पोषण और आहार की से भिन्नता रखता है। देखो बच्चों, हमने नैदानिक पोषण और आहार की में तो किसी रोग के उपचार के बारे में बात की थी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की थी कि जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो व्यक्ति विशेष को और समुदाय को रोगों से लड़ने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं, आहार की योजना बनाते हैं और इस योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं। पर जो जन स्वास्थ्य पोषण है, इस विषय के अंतर्गत अति संवेदनशील समूहों की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता होती है। अति संवेदनशील समूह कौन से हैं? जिसमें हमारे 0 to 6 इयर्स के बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनमें गर्भवती महिलाएं हैं और लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर गर्भवती महिलाओं के अंदर पूरा पोषण नहीं पहुंच पाएगा तो जो बच्चे होंगे वो भी कुपोषित होंगे और समाज का विकास प्रभावित होगा। सेकंड पॉइंट है, जन पोषक ज्ञान का एक विशिष्ट भाग है जो पोषणात्मक, जैविक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञानों से विकसित हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और परिस्थितियों और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान ही जन पोषण है। अर्थात कि यह जन पोषण है वो ज्ञान का एक विशिष्ट भाग है जिसमें पोषणात्मक ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि संतुलित आहार क्या है, पोषक तत्व क्या है, कितने पोषक पदार्थ हैं जो शरीर में जाने चाहिए, और सब वर्ग के लिए ये अलग अलग होते हैं, कितनी मात्रा में जाना चाहिए, ये सारा सिखाया जाता है। जैविक और व्यवहार संबंधी ज्ञान है, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञानों, ये सभी विज्ञानों का एक सम्मिलित रूप है जिसमें समुदाय के अलग अलग लोग आते हैं और प्रबंधन के द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं हर कार्यक्रम को, योजनाओं को, जिससे कि जो भी सुविधा है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के पास पहुंच सके। अतः हम कह सकते हैं कि समाज के संगठित प्रयासों से जब पूरा समाज एक साथ आएगा तभी देश को उन्नत बनाया जा सकता है, स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सकता है और परिस्थितियों और रोगों की रोकथाम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है, जो जीवन अवधि है, उसको बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4 प्रश्नों को समझा है। आप इन प्रश्नों को दोबारा से पढ़ें और समझें। जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।